हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कूल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के बच्चों के लिए साइंस का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे जो कि 2022-23 सेशन के ऊपर बेस्ड है। एंड ये आपका सैम्पल पेपर है जो कि सीबीएसई द्वारा रिलीज्ड ही है। सबसे पहले पहला सेक्शन है, यहाँ पे सेक्शन A B C D E है। सेक्शन ए आपका MCQ वाइज है। इसमें आपको 20 MCQs मिलेंगे 1 मार्क के। तो पहला क्वेश्चन है, दो पिंक कलर के फ्लावर जो है वो क्रॉस कराए जाते हैं। तो एक रेड फ्लावर, दो पिंक फ्लावर और एक वाइट फ्लावर मिलता है एज अ प्रोजेनी, यानी एज अ बेबी मिलता है। द नेचर ऑफ क्रॉस विल बी, तो क्रॉस का नेचर क्या होगा। तो आप देखिए 1:1 यानी 1:2:1 का प्रोजेनी मिला है। तो ये नेचर किसका होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन का होता है। अगर 3:1 होता तो वो हमारा सेल्फ फर्टिलाइजेशन का होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और इसका रीज़न भी आप पढ़ सकते हैं। सेकेंड है, एक लाइट रे जो है मीडियम ए से, यानी मीडियम ए से मीडियम बी में गई है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है मीडियम बी का, मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए। अब आप देखिए, ये जो थी जो लाइट रे है वो जो है नॉर्मल से बहुत दूर है, एंड ये है नॉर्मल के पास, यानी ये जो रे है वो मीडियम की तरफ बेंड हुई। अगर मीडियम की तरफ बेंड होती है तो यूनिटी ग्रेटर होती है, ये आपको पता है। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर लाइट मीडियम बी की तरफ यानी बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा और स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। एंड यहाँ पे आप पूरा एक्सप्लेनेशन रीज़न भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक एक्यूमुलेटर दे रखा है जो कि डोमेस्टिक पर्पस इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स 10 वोल्ट का है, वो दिया हुआ है, जो कि जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस 0.8 है। अंदर का रेसिस्टेंस ये है, और वो बाहर चार्ज करा जाता है 150 वोल्ट से, और उसे करंट सप्लाई एक सीरीज़ में जाती है जो कि 18 ओम है। आपको टर्मिनल वोल्टेज जो कि एक्यूमुलेटर का यूज़ करा जाता है वो आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले सीरीज़ में लगा 18 और 8, तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। और हमें पता है फॉर्मूला होता है E=V-R, यानी VIR है हमारा। तो हम इसमें से वोल्टेज में से हम IR माइनस कर देंगे, यानी करंट और रेसिस्टेंस को माइनस कर देंगे। तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा। टर्मिनल वोल्टेज को साइड में रखेंगे। वी हमारा, क्योंकि हमें टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, वी को इधर रखेंगे। ई इधर प्लस का था, इधर आके माइनस को जाएगा, और इनकी वैल्यूज़ डाल देंगे। 15.9 वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट डज मल्टीपल फिजन डिफरेंस फ्रॉम बाइनरी फिजन। तो मल्टीपल फिजन बाइनरी फिजन से कैसे डिफरेंट होता है वो आपको बताना है। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड, लेवल ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस इन ऑफस्प्रिंग, नंबर ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड, या फिर मल्टीपल फिजन हैपन इन प्लाज्मोडियम वेयर्स बाइनरी फिजन हैपन इन लशमनिया। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम मल्टीपल फिजन की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। इसमें तो 1 2 3, पर बाइनरी फिजन में कितने होते हैं, ओनली 2 होते हैं। तो फर्स्ट तो करेक्ट है। सेकेंड थर्ड हमने नहीं पढ़ा, बट मल्टीपल फिजन जो होता है वो प्लाज्मोडियम में होता है, बाइनरी फिजन लशपनिया में होता है, हमने ये भी पढ़ा है। तो ये भी करेक्ट है, फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, आप उसे पूरा पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोक्राइन ग्लैंड इज अनपेयर। तो इनमें से कौन सी है जो इंडोक्राइन ग्लैंड एंड अनपेयर होती है। तो टेस्टिस भी होती है दो, ओवरी भी दो होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड ओनली हमारी जो हेड में होती है वो एक ही होती है, बट एडेनल ग्लैंड भी दो होती है। तो यहाँ पे पिट्यूटरी हमारी जो है वो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, जिसमें पेयर नहीं होता है। एडेनल, ओवरी, टेस्टिस पेयर ग्लैंड है। इफ़ अ पर्सन हैज़ 5 रेसिस्टर्स, each of value 1/5 ohm, find then the maximum resistance he can obtain by connecting them। तो वो मैक्सिमम रेसिस्टेंस कितना, तो अगर वो 5 बार भी इन्हें प्लस करेगा, अगर वो मैक्सिमम रेसिस्टेंस निकालना चाहता है तो ये क्या हो जाएगा, 5/5, यानी मैक्सिमम रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1 ओम आएगा। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसमें 5 रेसिस्टेंस और हर एक की वैल्यू 1/5 है। तो हमने 5 को ऐड कर दिया, एक और ऐड कर देती हूँ, तो 1 + 1 + 1, तो ये हो जाएगा 5, और नीचे तो 5 कॉमन ले लिया।
5 से 5 कटा 1 ओम आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन भी आपको दे रखा है। यहाँ पे कौन सा है जो स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन नहीं है। स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन इनमें से कौन सा नहीं है। यहाँ पे आप देखिए CH3H3C, ये तो होगा CH2 और CH3, ये ऐसे जा रहा है, ये लॉन्ग चेन है। फिर ये भी लॉन्ग चेन ही आपको दे रखा है। फिर ये ऐसे और ये ऐसे, ये भी अगर हम इसे सीधा कर दें और इधर भी सीधा कर दें तो लॉन्ग चेन है। बट यहाँ पे आप देखिए एक इधर से और एक इधर से, तो ये लॉन्ग चेन नहीं है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन भी पूरी देख सकते हैं। द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या क्या, ऑटोट्रॉपिक मतलब सेल्फ वो अपना खाना बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होती है, वाटर भी चाहिए होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल भी चाहिए होता है, सनलाइट भी चाहिए होता है। तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। When a new plant is formed as a result of cross pollination from the different varieties of plant, the newly formed plant is called। तो जब क्रॉस पॉलिनेशन में अगर हम अलग अलग वैरायटी के प्लांट को अगर हम क्रॉस करवाएं तो एक नया प्लांट फॉर्म होता है। डोमिनेंट नहीं कहते हम, म्यूटेंट नहीं कहते, हाइब्रिड प्लांट कहते हैं। अगर आपने 9 चैप्टर पढ़ा हुआ तो उसमें एक वर्ड है हाइब्रिड प्लांट, यानी अगर हम वन फ्लावर के पिस्टिल को अनदर फ्लावर से अगर हम क्रॉस कराएं तो एक नया रिजल्ट में निकलता है, उसे हम हाइब्रिड प्लांट कहते हैं। इक्वल रेसिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेसिस्टेंस इज एक्स ओम, यानी इक्वल रेसिस्टेंस है और सीरीज में लगे और उन दोनों का रेसिस्टेंस है 2 ओम मिला के। इफ़ द रेसिस्टेंस आर 10 and 14 ओम, अगर दोनों का रेसिस्टेंस 10 और 14 है तो x की वैल्यू क्या होगी। अगर सीरीज़ में लगे हैं तो 10 ओम प्लस 14 ओम कितना हो जाएगा, 50 ओम हो जाएगा। सिंपल है। अगर सीरीज़ में लगे, अगर वो पैरेलल लगे होते तो आंसर अलग हमारा डिफरेंट आता। तो इसमें आपका सी ऑप्शन है, डायरेक्ट इसमें आपको प्लस ही करना था। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यू टू, यानी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है पेरेंट्स में और स्पीशीज़ में कांस्टेंट रहते हैं। क्यों रहते हैं, डबल हो जाता है जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद, नहीं। क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, तो यस क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं जीमेट फॉर्मेशन में। क्रोमोसोम डबल नहीं होते जीमेट फॉर्मेशन में। हाविंग ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर जीमेट, तो जीमेट फॉर्मेशन के बाद नहीं होते, जीमेट फॉर्मेशन के ड्यूरिंग होते हैं, यानी उसी वक्त होते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ वी प्लेस द मैग्नेटिक कंपास नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, विच पोल ऑफ द निडल विल टूवर्ड्स इट, यानी अगर हम मैग्नेटिक कंपास को, तो सिंपल है, अगर हम नॉर्थ पोल के पास ले जाएंगे तो जो सुई होगी वो नॉर्थ की तरफ तो अट्रैक्ट नहीं करेगी ना, नॉर्थ तो रिपेल करते हैं, तो ऑफकोर्स साउथ की तरफ जाएगी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं, और वो अनलाइक नहीं था लाइक पोल्स से। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय, तो रेंसिडिटी का क्वेश्चन ही नहीं है, बट आपको समझना पड़ेगा। एंटीऑक्सीडेंट्स, स्टोरिंग फूड फ्रॉम द लाइट, कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, ये तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। अगर आपका बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए रेंसिडिटी के बारे में भी। तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट है। रेंसिडिटी फूड को पैक करने में, ऑयल कंटेंट जिसमें नाइट्रोजन गैस हो, रेफ्रिजरेटर में, सब में अगर हम एयर टाइट कंटेनर में भी रखते हैं तो वो प्रिवेंट करी जा सकती है। नेक्स्ट है, बाइल फ्रॉम लीवर इज रिसीव इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, तो हमारी पूरी बॉडी में बाइल लीवर से कहाँ रिसीव करा जाता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन बाइल भी लेता है और पेनक्रियास से भी लेता है। क्या लेता है, पेनक्रेटिक एमाइलेस लेता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। बाइल इज, एंड यहाँ पे आपको एक एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। 15 क्वेश्चन है, सर्किट शोन, यहाँ पे सर्किट आपको दे रखा है। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी। यहाँ पे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, एंड ये आप देखिए नॉर्थ साउथ नॉर्थ, तो ये इधर जाएगा करंट, और करंट कैसे जा रहा है, इधर जा रहा है करंट इधर, तो ये कैसी डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन है हमारी एंटी क्लॉकवाइज, यानी ऐसे ही एंटी क्लॉक होती है, क्लॉकवाइज तो ऐसे होती है। बट अगर हमारा डायरेक्शन इधर है तो करंट तो उसके हमेशा अपोजिट चलता है, तो करंट ऐसे जाएगा, तो करंट अपोजिट जाएगा तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी।
यानी करंट नॉर्थ टू साउथ फ्लो करता है, कंपल्स निडल जो रहती है वो मूव टुवर्ड्स द लास्ट, यानी कंपस अगर ये नॉर्थ टू साउथ मूव करता है तो हमारा ऐसे जाएगा। और ये डायरेक्शन कैसी होती है हमारी, ये हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। स्टोमेटल पोर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग किस पे डिपेंड होती है, जो गार्ड सेल्स वाटरिंग गार्ड सेल्स पे डिपेंड होती है। नेक्स्ट है मतलब कितना अमाउंट में वाटर है उसमें। Assertion reason है, a current carrying rod is suspended between U-shaped magnet. The rod deflects. A force is exerted on the rod due to magnetic reflect. यानी एक करंट कैरिंग यानी एक रॉड है जिसमें करंट है, एक रॉड है ये मान लो आप, और उसके सामने हम यू शेप मैग्नेट लाते हैं तो रॉड जो होती है वो डिफ्लेक्ट यानी हिलने लग जाती है थोड़ी। तो यस हिलती है। हमने एक एक्टिविटी भी करी है चैप्टर आपके मैग्नेटिक वाले में चैप्टर में। अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द रॉड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उसके फोर्स पे मैग्नेटिक फील्ड लगी। यस तो असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, और रीज़न सही एक्सप्लेन कर रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है सिल्वर आर्टिकल बिकम्स ब्लैक आफ्टर समटाइम्स व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। तो यस सिल्वर आर्टिकल ब्लैक हो जाते हैं जब हम सनलाइट में रखते हैं, तो ट्रू है। इट इज़ बिकॉज सिल्वर रिएक्ट विद कार्बोनेट्स प्रेजेंट इन द एयर। तो वो कार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करते, वो सल्फर जो होता है एयर में प्रेजेंट उससे रिएक्ट करते हैं और सिल्वर सल्फाइड बनाते हैं यानी H2S बनाते हैं। तो इसमें आपका असर्शन सही है, रीज़न फॉल्स है। नेक्स्ट है पैनक्रेटिक अमाइलस डाइजेस्ट स्टार्च टू मल्टोस। तो वो यस पैनक्रेटिक अमाइलस स्टार्च को मल्टोस में डाइजेस्ट करता है। पैनक्रेटिक अमाइलस ब्रेक द पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ प्रोटीन। तो ये प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है, तो ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है तो ये हमें पता नहीं है, तो यानी असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है। पैनक्रेटिक अमाइलिक स्टार्च है जो कि इंजाइम लाइक सलाइवरी अमाइलस को स्प्लिट करता है और ये इट कैन नॉट डाइजेस्ट प्रोटीन, तो हमारा असर्शन ट्रू है, फॉल्स और रीज़न फॉल्स है। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटेलिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। यानी इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो एक मेटेलिक वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि यस V=I आपने पढ़ा है तो ये इसके सही है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है V=I वेयर R इज़ द रेसिस्टेंस ऑफ वायर ऑलवेज वैरिंग। यानी R जो है रेसिस्टेंस है और जो हमेशा वैरी करता है, तो रेसिस्टेंस वैरी नहीं करता, यहाँ पे R फॉल्स है हमारी। तो ओम्स लॉ स्टेट करता है कि इलेक्ट्रिक जो करंट है वो फ्लो हो रहा है मेटेलिक वायर से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी स्टेटमेंट तो करेक्ट है। तो उस एक्सप्रेशन को हमने ऐसे लिखा, बट रेसिस्टेंस ऑफ द वायर जो वायर होता है वो एकदम एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो वैरी नहीं करती। असर्शन टू है, रीज़न फॉल्स है। सेक्शन बी है मायोपिया क्या होता है। मायोपिया हमें पता है एक डिफेक्ट है आई का, जो हम मतलब नियर साइटेडनेस हो जाता है, यानी पास की चीज़ें तो दिख जाती है बट दूर की चीज़ें हम क्लियरली फार ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिख पाते, जिसे हम नियर साइटेडनेस शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। तो आप पूरी डेफिनेशन तो पढ़ सकते हैं। द डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई इन विच अ पर्सन सी द ऑब्जेक्ट लाइंग एट शॉर्ट डिस्टेंस क्लियरली बट कैन नॉट सी द फार ऑब्जेक्ट डिस्टेंटली इज कॉल्ड मायोपिया और शॉर्टेड साइटेडनेस। अब ये करेक्ट कैसे करते हैं, तो करेक्ट कर देते हैं हम एक स्पेक्टेल्स यूज़ करके, यानी चश्मा लगा के। और वो किस चश्मा कैसा, वो चश्मा जिसमें कॉनकेव लेंस हो। मायोपिक आई जो हमारी वो कॉनकेव लेंस से होती है, और अगर हाइपरमेट्रोपिक आई है वो हमारी कॉन्वेक्स लेंस से ही होती है, जो कि हमारी आइज़ में ही होता है। तो यहाँ पे आप पूरा क्वेश्चन का आंसर पढ़ सकते हैं। अगर वो वाला क्वेश्चन नहीं आता तो अथवा में ये क्वेश्चन दे रखा है इस डायग्राम में। यहाँ पे जो फिगर है इनमें आपको बताना है कि लेवल डायग्राम में क्या क्या शो हो रखा है। इस डायग्राम को देख के आपको क्या क्या शो करना है। पी क्या है, पी हमारी इंसिडेंट रे है, यस। और एंगल आई क्या है, एंगल आई हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और फिर हमारा ई एफ जो है वो रिफ्लेक्टेड रे है, और इसमें जो बीच में आर एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। फिर ये जो रे निकल रही है जिसे हम एफ एस नाम दिया है वो इमर्जेंट रे है, और जो ई एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस है। फिर यहाँ पे आप देखिए जो एंगल ए है वो हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है, और एंगल डी जो है वो हमारा यहाँ पे एंगल ऑफ डिविएशंस है।
तो यही सब हमें फिल करना था। नेक्स्ट है व्हाट आर द अडेप्टेशन ऑफ लीफ फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी लीफ की क्या क्या अडेप्टेशंस है फोटोसिंथेसिस। तो लीफ जो है वो क्लोरोप्लास्ट भी कंटेन करता है अपने अपर और लोअर सरफेस में। ये लार्ज एरिया प्रोवाइड करता है सनलाइट एब्जॉर्ब करने के लिए। और मोस्ट स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीव्स सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड कैन एंटर इफिशिएंट फोटोसिंथेसिस, यानी स्टोमेटा जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा इफिशिएंट वे से एंटर कर सके, यानी अच्छे से आ सके। लीव्स आर अरेंज्ड एट राइट एंगल्स टू लाइट सोर्स सो दैट दे कैन बेटर सनलाइट, यानी लीव्स जो होती हैं वो एकदम सही एंगल पे होती है, जिससे अगर आप देखिए कि अगर यहाँ पे फोटोसिंथेसिस बन रहा है, यहीं पे सन से लाइट आ रही होगी, और अगर ऐसे होगी और इसके ऊपर कोई प्लांट होगा तो उस पर लाइट नहीं आ पाएगी ना। तो लीव्स अपने आप को ऐसे अरेंज करती हैं कि वो फोटोसिंथेसिस उन्हें क्लियरली मिल पाए। नेक्स्ट है हाउ कैन केमिकल इक्वेशन भी मोर इंफॉर्मेटिव एंड वाई। तो इंफॉर्मेटिव कैसे हो सकती है, तो जब हम उनमें फिजिकल स्टेट मेंशन कर सकते हैं, उसका करेक्ट फार्मूला लिख सकें, गैस, लिक्विड, एक्वस, सॉलिड स्टेट्स, ये सारे हम इन नोशंस जस्ट लाइक जी से गैस, एल से लिक्विड, एक्वस का ए क्यू और सॉलिड का स्मॉल एस, ये सब हम क्लियरली ऐसे मेंशन करें। और वर्ड एक्वस के लिए हम और रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब कुछ मेंशन करें। सॉल्यूशन अगर वाटर में है तो एक्वस वाटर में लिखें। और हम सिंबल यूज़ कर सकते हैं जस्ट लाइक वाटर लिखने की जगह पूरा हम H2O लिख सकते हैं। और इट मीन्स द रिएक्शन वाटर इज़ यूज्ड एज स्टीम, यानी अगर हमने गैस विद H2O लिखा है तो वो स्टीम लिखा है, स्टीम यूज़ हुआ है। और हम बैलेंस कर सकते हैं जस्ट लाइक हमने एक एग्जांपल दिया है, इसमें Fe सॉलिड है और वो रिएक्ट कर रहा है स्टीम से इन द फॉर्म एंड आयरन ऑक्साइड, और ये रिलीज हाइड्रोजन गैस। तो हमने बस यही बताना है कि कैसे हम मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। हमने इसकी स्टेट भी मेंशन कर दी है, एरो सही से लगा दिए, बैलेंसिंग कर दी, और केमिकल फॉर्मूले सही लिखे। नेक्स्ट है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। आपको प्लांट्स और एनिमल आपको प्लांट्स और एनिमल दोनों के एग्जाम्पल देने हैं। तो यहाँ पे ऐसे टाइप ऑफ प्लांट्स जो कि किसी और पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, और उनके बॉडी पे अटैच हो जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं फूड, उन्हें ही हम कहते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसका एग्जांपल हो जाएगा, इसका एग्जांपल अगर हम एनिमल्स से बात करें तो लाइस, टेक्स, माइट्स, लीचेस वो हो जाए, और टैपवर्म्स। और अगर हम प्लांट्स में बात करें तो कसकटा, ऑर्चिड्स, ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। आपको दोनों के एग्जाम्पल देने हैं तो आपको दोनों के ही देने होंगे। नेक्स्ट है द फर्स्ट टॉपिक लेवल इन फूड चेन इज ऑलवेज अ ग्रीन प्लांट, वाई। तो हमेशा फर्स्ट टॉपिक लेवल में जो होता है वो ग्रीन प्लांट ही क्यों होता है। तो ग्रीन प्लांट ही तो एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है, वही तो प्रोड्यूसर है, वही तो खाना बना रहा है। तो ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर है जो कि प्रिपेयर करता है फूड बाय यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी। All other living organisms depend on them for food. Herbivore, carnivore depend, सारे ये मतलब ग्रीन प्लांट्स पे ही डिपेंड होते हैं, वही मतलब फर्स्ट टॉपिक लेवल पे ही होते हैं। नेक्स्ट, हम क्लीन पॉन्ड्स और लेक्स को क्लीन नहीं करते बट एक्वेरियम को क्लीन करते हैं। क्यों? क्योंकि पॉन्ड्स और लेक्स जो होती हैं वो नेचुरल होती हैं, सेल्फ सस्टेनिंग होती है और वो इकोसिस्टम में कंप्लीट होती है। उनमें डिकम्पोजर होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं जो कि वेस्ट मटेरियल को ब्रेक कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। बट एक्वेरियम जो होता है वो मैनमेड होता है, उसमें इकोसिस्टम इनकम्प्लीट होता है, उसमें डिकम्पोजर नहीं होते जो कि वेस्ट मटेरियल को क्लीन कर सके। तो एक्वेरियम को क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है और पॉन्ड्स और लेक को नहीं करती। नेक्स्ट है वाइल डिल्यूटेड एसिड। आप जब एसिड को डिल्यूट करते हैं, डिल्यूट करना यानी एसिड में वाटर मिलाना, वाटर में एसिड मिलाना, ड्रॉप बाय ड्रॉप। वाई इट इज़ रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, यानी वाटर में एसिड डालो और एसिड में वाटर नहीं, यानी जस्ट लाइक ये रखा है एसिड और ये रखा है वाटर, यानी हम ये क्यों बोला जाता है कि एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप डालो और वाटर एसिड में वाटर मत डालो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक। अगर आप अचानक से एक एसिड जो कि बहुत करोसिव होता है नेचर में, अगर उसमें वाटर मिला देंगे तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। हेल्थ तो पहाड़ी में जाए, वो पूरा ही लैब ही जला देगा। बट अगर आप वाटर में एसिड डालेंगे तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी बट
अगर आप स्टिर करते रहेंगे ना, उसे हिलाते रहेंगे अपना ट्यूब से, तो वो ठीक हो जाएगा, यानी वो स्टिर रहेगा। कांस्टेंट स्टिरिंग से वो कॉन्सनट्रेटिंग एसिड्स हो जाएगा और बर्न नहीं करेगा। यही आपको यहाँ पे पूरा लिखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं। हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेटिव और रिसेसिव। मेंडल के एक्सपेरिमेंट ने कैसे बताया कि ट्रेट जो है वो डोमिनेटिव और रेसेसिव होता है। तो व्हेन मेंडल क्रॉस प्योर, जब मेंडल ने एक प्योर प्लांट और एक ड्राफ्ट प्लांट को क्रॉस कराया F1 जनरेशन में, तो कोई भी ड्राफ्ट प्लांट प्रोड्यूस नहीं हुआ F1 जनरेशन में, सारे टॉल प्लांट ही हुए। और जब वो उसने सेल्फ पॉलिनेट करा F1 जनरेशन प्लांट को F2 जनरेशन से, तो उसने टॉल और ड्राफ्ट प्लांट 3:1 में पाया, यानी 3 डोमिनेंट ट्रेट यानी 3 टॉल प्लांट और एक 1 शॉर्ट प्लांट उसने देखा। 3/4 ऑफ प्लांट यानी 3 प्लांट टॉल थे, 1 और एक प्लांट ड्वार्फ था। एंड टॉल जो था एक डोमिनेटिव ट्रेट बन गया, यानी टॉल ज़्यादा है तो डोमिनेंट ट्रेट, ड्वार्फ कम है तो रेसेसिव ट्रेट बन गया। और ये क्या से ये हमेशा ये हो सकता है होमोजाइगस। तो ये जो है वो पर्टिकुलर ट्रेट है, ये एग्जांपल है। हाइट ऑफ द प्लांट डोमिनेंट हो सकता है और रेसेसिव हो सकता है। और ये पूरा एग्जांपल दे रखा है। प्योर प्लांट को हम ड्राफ्ट प्लांट से अगर क्रॉस मतलब उसका सेल्फ पॉलिनेट करेंगे तो F1 जनरेशन में तो टॉल प्लांट एज अ ट्रेट निकलेगी, डोमिनेंट ट्रेट। फिर F1 जनरेशन को F2 जनरेशन से हम इसे क्रॉस कराएंगे तो ये हमारा जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 आएगा, फिनोटाइप रेशियो 3:1, यानी 3 टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट। और जीनोटाइप रेशियो अगर हम देखें तो एक प्योर टॉल है और एक में 2 में मिक्सचर है और एक में पूरा प्योर ड्राफ्ट है, तो वो हमारा जीनोटाइप रेशियो हो जाएगा। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। हाउ इज़ द इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इंश्योर इन द प्रोजेनी, यानी बच्चे जो होता है उसमें पेरेंट्स और मतलब फीमेल पेरेंट्स और मेल पेरेंट मतलब दोनों मम्मी पापा का कैसा रोल होता है जेनेटिक कंट्रीब्यूशन का, वो आपको बताना है। तो इसका आंसर साथ साथ कर लेते हैं। क्योंकि ह्यूमन बीइंग में टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 22 होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है, ये सब आपको पता है। अब जो 6 प्रोसेस में जो सेक्स सेल्स जो फॉर्म होती है वो जेनेटिक फॉर्मेशन में जो क्रोमोसोम है उसे हाफ कर देती है। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन मेल गेमेट जो होता है फ्यूज़ होता है फीमेल गेमेट से और डिप्लॉयड नंबर 2n, यानी उसे उस हाफ को डबल कर देता है, रीस्टोर बैक इन जाइगोट और जाइगोट पे वापस रीस्टोर हो जाता है। जो हाफ ऑफ द क्रोमोसोम फादर से आते हैं और हाफ जो होता है वो मदर से आते हैं। तो बाय दिस प्रोसेस इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन होता है, हम कह सकते हैं मेल और फीमेल पेरेंट्स का प्रोजेनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पेसी का सेकेंड पार्ट है, हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स, यानी कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बींग्स में। आउट ऑफ हाउ मैनी आर सेक्स क्रोमोसोम, और इनमें से कितने सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। हाउ मैनी सेक्स क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन ह्यूमन बींग, तो आपने ये फर्स्ट में ही आंसर कर दिया। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है। और आपको पता है फीमेल में XX होता है, मेल में XY होता है, और ये 2 टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, आपको एग्जांपल के साथ बताना है। व्हाट इज़ अ थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहले थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि हीटिंग से कैरिड आउट होती है। और डीकम्पोजिशन यानी जब एक सब्सटेंस जो ब्रेक होता है बाय हीट, बाय लाइट, बाय इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक होता है टू या मोर सब्सटेंस में, तो हम उसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है जब कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होता है, ये थर्मल डीकम्पोजिशन का एग्जांपल है। और यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे रखी है जो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट है यहाँ पे sometimes after a shower of rain we see a beautiful rainbow, can this be explained by any particular process of light, तो जब हम कुछ बारिश के समय के बाद ना हम रेनबो को देखते हैं तो क्या ये प्रोसेस ऑफ लाइट है, हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आपको रेनबो नेक्स्ट इसका पार्ट है रेनबो फॉर्मेशन डायग्राम की हेल्प से दिखाना है। तो रेनबो इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम, जो रेनबो है एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो कि स्काई में हमें रेन के बाद में अपेयर होता है। ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट से होता है जब टाइनी ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर की
ड्रॉपलेट्स रिफ्लेक्ट कर डिस्पर्स होती है। रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन, यानी सन के अपोजिट ही फॉर्म होता है। यानी अगर आपको देखना हो तो यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे आपका इधर फेस है तो आपको इधर देखना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्म होगा। नेक्स्ट, द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है वो स्मॉल प्रिज्म की तरह एक्ट करती है, वो रिफ्लेक्ट करती है और डिस्पर्स करती है, यानी यहीं पे इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और डिस्पर्स भी होता है। यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पे डिस्पर्जन हो रहा है लाइट का, ऐसे। ये इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है, मैंने कहा अभी, एंड फाइनली रिफ्लेक्ट, और दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाती है जब वो रेन ड्रॉप से निकल जाती है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इंटरनल रिफ्लेक्शन मेक्स डिफरेंट कलर विजिबल टू द ऑब्जर्वर, एंड रेनबो इज ऑल्सो सीन अ सनी डे, ये सनी डे में भी दिखाया जा सकता है। वी लुक एट द स्काई थ्रू अ रेयर वाटरफॉल, अगर हम वाटरफॉल हो रहा है कहीं पे और हम स्काई की तरफ देखें तो वहाँ पे भी सन के बिहाइंड हमें एक रेनबो दिख सकता है। जस्ट लाइक एक तरह से आपको एक वाटर ड्रॉपलेट दे रखी है, सनलाइट इधर आ रही है, वाटर ड्रॉपलेट में इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई और इंटरनल रिफ्लेक्शन से यहाँ आई, यहाँ से लाइट डिस्पर्स हो गई और ये एक रेनबो फॉर्मेशन एक आई के लिए दिख गया हमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ड्रॉ देयर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H6। अब यहाँ पे 2 कार्बन बना दो और 6 हाइड्रोजन बना दो, क्योंकि इसमें तो सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। इथीन का होता है डबल बॉन्ड, तो 2 कार्बन बना दो, अब इनमें डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड लगा दो। अब कितने हाइड्रोजन बचे, कितने हमारे जो हाइड्रोजन बचे वो 4, C2H2, एंड मिथाइन का भी आपको C2H2, ये आपने अपने चैप्टर में बहुत प्रैक्टिस करी होगी। व्हाट इज़ ओजोन, ओजोन क्या है, शो द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, नेम द पॉल्यूटेंट एंड इट्स रोल ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, यानी आपको रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन यानी ओजोन की फॉर्मेशन की रिएक्शन बतानी है, ऑक्सीजन में कैसे कन्वर्ट होता है, और आपको पॉल्यूटेंट भी बताना है जो कि ओजोन लेयर के डिप्लेशन का रोल निभाता है। तो ओजोन एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जो कि 3 ऑक्सीजन एटम से बनता है, और ये हमारी स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में प्रेजेंट होता है। ये हमें यहाँ जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज आती है सन से, उनके अर्थ सरफेस से बनाता है, यानी यहाँ पे अगर ओजोन है तो अर्थ से जो अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज आ रही है तो ये ओजोन है वो हमें इन अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाता है। ओजोन जो होता है वो यूवी रेस को अपने आप पास ही अब्जॉर्ब कर लेता है और हम इस अल्ट्रा वायलेट रे से बच जाते हैं। जस्ट लाइक क्योंकि हमें पता है O3 मॉलिक्यूल तो हमारे एटमॉस्फेयर पे होते नहीं, O2 मॉलिक्यूल होते हैं, पर एक सिंगल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी होता है, ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो O3 बन जाता है, यानी O+O बन जाता है O2, और O2 में O+ हो जाता है तो O3 बन जाता है। यूवी रेडिएशन स्प्लिट हो जाती है, ऑक्सीजन एटम को स्प्लिट कर देती है और वो कंबाइन हो जाता है मॉलिक्यूल से, एक सिंगल मॉलिक्यूल से, और ओजोन बनाता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ओजोन लेयर डिप्लेशन के। CFC जो है वो क्लोरीन एटम रिलीज़ करता है जो कि ओजोन को ब्रेक कर देता है ऑक्सीजन में। अगर हम मोर अमाउंट ऑफ CFC प्रोड्यूस करेंगे तो वो ओजोन लेयर को ख़त्म कर देंगे, तबाह कर देंगे। नेक्स्ट है 2 डिफरेंस बताओ इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर की। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से जो कंज्यूम करी जाती है, और पावर रेटिंग होती है और टाइम भी यूज़ होता है। पर इलेक्ट्रिक पावर जो है वो रेट ऑफ इलेक्ट्रिक मतलब कितना रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई है वो होता है इलेक्ट्रिक पावर। इसे हम किलोवाट आवर में और इसे हम वॉट या किलोवाट में मेजर करते हैं। अगर 60 वाट और 40 वाट लैम्प है, वन हैज़ अ इलेक्ट्रिक हायर रेजिस्टेंस वैन इन यूज़, यानी इनमें से किसका हायर रेजिस्टेंस होगा जिसमें अगर हम यूज़ करेंगे। तो हमें पता है पावर निकालनी है, V²/R करेंगे, पावर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट एज वोल्टेज रिमेनिंग द सेम। तो 14 वोल्ट लैम्प है तो रेजिस्टेंस हमारा इसमें कम, 16 वोल्ट लैम्प है तो रेजिस्टेंस कम होगा, और 14 वोल्ट है तो इसमें कम है पर इसमें ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस से क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन का जो 14 वोल्ट लैम्प है वो करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या है, इसे जूल में कन्वर्ट करिए। तो कमर्शियल यूनिट है किलोवाट आवर। 1 किलो में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट। 1 आवर में कितने टाइम, 3600 सेकेंड होते हैं। 3 अब इसे कन्वर्ट कर दें 3600 को, और यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 2 0, 10⁵ लग गई 36। अब पॉइंट लगा दिया इनमें तो हमने एक और 0 इधर आ गया, 10⁵6 जूल
हो गया। नेक्स्ट है इन क्वेश्चंस के आंसर करिए। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो पीएच की इम्पोर्टेंस क्या है, हमारा स्टमक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन करता है, उसका पीएच अराउंड 1.2 होता है। अगर ज़्यादा एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा तो वो हमारी एंटासिड हमें यूज़ करना होता है जिससे पीएच नॉर्मल हो जाए। ये एक एवरीडे लाइफ का एग्जांपल है। व्हाई डज टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच इज माउथ इज लोअर देन 5.5। अगर हमारे माउथ का पीएच लोअर देन 5.5 तो हमारा जो मुंह है वो एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक हो जाएगा तो हमारे दांत है वो ख़राब हो जाएंगे। यही यहाँ पे लिखा है टूथ इनेमल जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस हमारी बॉडी का। अगर बेलो 5.5 हो जाएगा तो हमारा माउथ जो है वो डिके स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा एसिडिक लेवल बढ़ जाएगा। बैक्टीरिया प्रोड्यूस होंगे, शुगर को ब्रेक करेंगे और हमारा जो है वो दांत खराब हो जाएंगे। यही आपका लिखा हुआ है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द चेंज इन पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क व्हेन इट चेंज इनटू अ कर्ड। यानी व्हाट इज़ द चेंज इन पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क। यानी पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क जब हम कर्ड में चेंज कर देते तो वैल्यू चेंज हो जाती है। मिल्क का पीएच क्या होता है, 6 होता है, वो एसिडिक होता है नेचर में। और जब वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है जो कि ज़्यादा एसिडिक होता है नेचर में। तो वो 6 से कितना हो जाता है, 4.5 या 5.5 हो जाता है जब वो कर्ड में चेंज हो जाता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर। नेक्स्ट इसका अथवा का पार्ट है। अगर आपको ये 3 पार्ट नहीं करने थे तो आप ये 3 पार्ट कर सकते थे। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर को डिफाइन करिए और उसके एक यूज़ बताइए। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर होता है जो कि हमें कलर देता है डिफरेंट पीएच वैल्यू ऑफ द इंटायर पीएच स्केल। इट इज़ यूज टू टेस्ट वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिड और बेस। ये टेस्ट करता है कि सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। इट चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द पीएच ऑफ एसिडिक और बेसिक मीडियम। ये अपना कलर एसिडिक और बेसिक मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज करता है। नेक्स्ट है एक सॉल्यूशन जो कि पिंक कलर देता है जब हम फिनोप्सिन के ड्रॉप डालते हैं। तो पिंक कलर कब देता है, जब बेस होता है। सॉल्यूशन बी गिव्स रेड कलर। सॉल्यूशन बी जो है वो रेड कलर देता है जब हम मिथाइल ऑरेंज ड्रॉप करते हैं। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ सॉल्यूशन ए और बी एंड विच ऑफ द सॉल्यूशन ए बी विल हैव हायर पीएच वैल्यू। तो ए बी एसिड है और बी बेस है, क्योंकि जब मिथाइल ऑरेंज रेड कब होता है, जब एसिड होता है। तो हमें पता है हायर पीएच वैल्यू बिकॉज पीएच ऑफ बेस इज मोर दैन एसिड। यानी ए की पीएच वैल्यू हाई होगी बिकॉज पीएच ऑफ बेस इज मोर दैन एसिड, यानी बेस का पीएच एसिड से ज़्यादा है। नेक्स्ट है थर्ड, नेम वन सॉल्ट वुड सॉल्यूशन पीएच मोर देन 7 एंड वन सॉल्ट वुड सॉल्यूशन पीएच लेस देन 7। तो एक सॉल्ट बताइए जिसका 7 से ज़्यादा हो, तो वो एक आपको बेसिक सॉल्ट, आपको सिंपली एक बेसिक सॉल्ट और एक एसिडिक सॉल्ट का नाम पूछा गया है। तो एक बेसिक सॉल्ट हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, जो कि ये हमारा एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। एक सोडियम कार्बोनेट हमारा हो जाएगा बेसिक सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन डी है। अब हम वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई इसलिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।